today. Sorry? रिकॉर्डिंग हो रही है, चलें। ठीक है, ओके। सो आज की टास्क ये है कि वी will try to learn how to critically appraise a research article. So दो अल्फाज जो हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, एक होगी कि क्रिटिक कीजिए, एक होगी अप्रेज कीजिए. So there are two terminologies, appraisal और put in a critique. So critique और appraisal तकरीबन एक ही हैं, जिसका मतलब ये है कि you analyze an article and give the strengths, its limitations and usefulness. तो इसको करने का कोई दुनिया में तरीका होगा. आज हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे सिंपल मेथड्स हैं टू अप्रेज और क्रिटिक रिसर्च आर्टिकल, आज हम वो थोड़े से पढ़ लें. हो सकता है हम सारे तो नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कर लेंगे कि यू विल बी इन अ पोजिशन एट द एंड ऑफ द सेशन टू अप्रेज अ रिसर्च आर्टिकल. So let us move on. अगर हम देखें कि what are the types of research articles, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये broadly categorize हम इनको कर लेते हैं into studies which are pertaining to therapy, और usually इनके लिए randomized controlled studies हैं. Then there are diagnostic studies, इन पे articles लिखे जाते हैं. फिर systematic reviews हैं और meta analysis हैं, cohort studies हैं. So इनको let's try to see कि ये क्या होते हैं. So when we talk about कि what are RCTs, ये आपने बहुत कॉमन एक सुना होगा कि जी एक ये नई RCT आई है प्रेगनेंसी के, what are the effects of blood pressure, diabetes, या for any other disease there is an RCT and we must look up into it. So RCT is a form of a scientific experiment है which will try to control the factors which are not under the study. So ये सारे साइंटिफिक तरीके से कैसे पूरे किए जाते हैं, ये बेसिकली सारी क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं. ड्रग्स की क्या है इफेक्ट ऑन द डिजीज, ऑन द पर्सन, कौन सी मेडिकल डिवाइसेस यूजफुल हैं, हम उन्हें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, और ये सारी चीज़ों की आरसीटी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपसे ये कोई पूछे कि आर दीज प्रोस्पेक्टिव स्टडीज और रिट्रोस्पेक्टिव हैं, तो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज का मतलब होता है कि जो अभी कंडक्ट की जा रही है, जिसको हमने सारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे. राइट तो दो ग्रुप्स में यूजुअली ये वाली स्टडी जो है पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर लेती है. एक ग्रुप वो होगा जिसमें एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशन जो भी होनी है वो वाला ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप वो है जो रिसीव नहीं करेगा वो वाली ट्रीटमेंट या वो वाली जो भी आपने जो वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है या वो यूज करेगा. सो आई विल रिपीट माई सेल्फ कि इन RCT देयर विल बी टू ग्रुप्स. इट इज अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी. एक ग्रुप वो होगा जिसमें हम इंटरवेंशन को यूज करेंगे, दूसरा ग्रुप वो होगा जो इंटरवेंशन यूज नहीं करेगी या कन्वेंशनल जो उसकी यूजुअल ट्रीटमेंट है वो उसको देखेगी. अब इसी में एक आप यू विल कम अक्रॉस अ वर्ड विच इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल. तो ये भी आप अक्सर नाम सुनेंगे कि ये वाली स्टडी जो है ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल है. अब क्वासी एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंट. स्लाइड शेयर नहीं हो रही मैम, स्लाइड शेयर नहीं हो रही. बेटा ये वाली तो मैं आपको ओरल ही बता रही हूँ. अगर आप ये कहेंगे इसकी मैं अलग प्रेजेंटेशन है, बिकॉज दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच यू मस्ट बी फेमिलियर विद. अगर हम इनको शेयर करते तो बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती, बट इफ यू वांट आई विल फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन टू मिस्टर इमरान, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है. सो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो है इसमें रेंडमाइजेशन जो है वो चॉइस पे होती है रिसर्चर की. RCT में चॉइस रिसर्चर की नहीं होती, लेकिन क्वासी में रिसर्चर की होती है. प्लीज गो बैक टू द स्लाइड, बैक, यहाँ पर ही ठहर जाइए. ऑल राइट.
सो इसके बाद हम आते हैं व्हाट आर नोन एज द डायग्नोस्टिक स्टडीज। इससे जैसे लफ्ज जो है दे डिफाइन कि समथिंग इज बीइंग डायग्नोस्ड। सो a disease can be diagnosed, a condition can be diagnosed, or you given the diagnostic value of a test। जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, एंडोस्कोपीज करते हैं। WHO ने तकरीबन 113 डायग्नोस्टिक टेस्ट रखे हैं। सो जब भी आप स्टडीज में देखेंगे कि किसी भी चीज की डायग्नोसिस बनी हुई है, डिजीज की या टेस्ट की, so these are the diagnostic studies. Then we come to what is known as the systematic reviews and meta-analysis. Now systematic reviews जो है ये scientific evidence की सबसे highest achievement होती है। जब कोई भी researcher, it is usually a group of people, they make the systematic reviews। तो ये किसी भी साइंटिफिक एविडेंस की सबसे हाईएस्ट बड़ी फॉर्म होती है। और इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल स्टडीज को रिसर्चर जो है वो बैठ के एनालाइज करता है और समराइज करता है और फिर वो व्यूज को दे देते हैं। सो दीज आर द सिस्टमैटिक रिव्यूज। नाउ व्हाट आर मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यूज से भी थोड़ी आगे है। क्यों आगे है? इसलिए आगे है कि ये मल्टीपल रिसर्चेस को एनालाइज करके स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऐड करते हैं। I will repeat myself if the words are very happy, that meta-analysis becomes more relevant because it is adding judgment or value to the systematic reviews, क्योंकि ये statistical बात इसमें add कर देता है। Last are the cohort studies. Now cohort studies जो होती हैं, these are the longitudinal studies. कौन सी होती है? A group of the people, they are studied over a long period of time for over years. Years में हम देखते हैं कि उन पे क्या इफेक्ट था, कोई भी रिस्क फैक्टर। यू मे रिकॉल के बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टडी थी, द फ्रेमिंगहैम स्टडी अबाउट हाइपरटेंशन। यानी कि उन्होंने देखा किन लोगों को ब्लड प्रेशर है और उनको कंपेयर किया पॉपुलेशन में जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, और उन्हें ओवर द 20 इयर्स फॉलो किया कि उनकी लाइफ पे इफेक्ट क्या था। सिमिलरली बहुत सारे ऐसी फेमस स्टडीज हैं, जैसे कि स्विस HIV स्टडी, डेनिश स्टडी फॉर सोराइसिस एंड डिप्रेशन वगैरह वगैरह, राइट। तो ये वाली सारी चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने एक्चुअल टास्क पे टुडे कि हाउ वी विल स्टार्ट द अप्रेजल और अ क्रिटिक ऑफ एन आर्टिकल। जस्ट लाइक एनीथिंग, सबसे पहले आप एक आर्टिकल की जार्गन देखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर आप देखें कोई भी रिसर्च आर्टिकल में आप देखेंगे कि ये सारी सब हेडिंग्स होती हैं। So agar you remember that I am red or I am, so you can just put into these synonyms abbreviations के क्या है। I would stand for introduction, M is for materials and methods, R are the results, A is the abstract and D is the discussion। तो जब भी आपको एक आर्टिकल मिले आपने इन चीजों पे गौर करना है। Let's move on. Okay, so ये again थोड़े से general principles हैं. If you will remember this slide, you will be in a position to at least move on how to carry on the critique or the appraisal. Step 1, जब भी आपको कोई article मिलेगा, अभी हम अपनी end of presentation में we will try to appraise a few articles, तो काम थोड़ा सा simple हो जाएगा. So step 1 है you introduce about the article. For example, अगर आप के पास एक भी आर्टिकल जो आपको देख रहे हैं, यू विल टेल व्हाट इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, हु आर द ऑथर्स, where it is being published, what was the year, what is the volume. So these are the introduction. Number 2 would be what is the question which is in asking, research का सवाल क्या है। अब इसकी भी एक methodology है। एक स्लाइड मिस्टर इमरान आगे करेंगे आप। So if you look at this, this is the main spirit of the presentation for today.
अगर आप ये याद रखेंगे कि हम अपना रिसर्च क्वेश्चन जो आर्टिकल में है वो कैसे फॉर्मुलेट किया गया है या वो है क्या, तो आप उसके ऊपर क्रिटिक कर लेंगे। और इसके लिए एक स्टैब्लिश्ड मेथड है जिसे कहते हैं द पाइकॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द रिसर्च। तो ये आपके सामने स्क्रीन में लगा हुआ है कि व्हाट डू दीज वर्ड्स स्टैंड फॉर। P stands for what is the chunk of the population, patient, और what is the problem. आप दोनों चीजों को ऐड कर लीजिए। I stands for what is the intervention, कोई टेस्ट है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई प्रोसेस ऑफ केयर है, क्या यूज किया है इस रिसर्च में, यू टेल अबाउट दैट। देन C इज कंपैरिजन, कि किन दो चीजों का कोई कंपैरिजन है, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड है, इफ यू नो अबाउट दैट। बट इफ यू विल जस्ट स्कीम थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट, आपको ये सवालात के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। Then O is what was the outcome of this research or the study, आप उसको देखिए। And last is कि you look into the design of the study, कि वो डिजाइन क्या था, जैसे अभी हमने पढ़े हैं सारे डिजाइंस। तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करें, फॉर एग्जांपल एक आप आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें आपने देखा है कि जो women who are at high risk of developing eclampsia, would they benefit with the low dose of aspirin as compared to placebo, जिसका मतलब है कि या तो उन्हें कोई शुगर की टैबलेट दी है या कुछ भी नहीं दिया है, तो will it lead to a reduction in developing pre-eclampsia and reduction in the perinatal mortality। तो ये एक डिजाइन होगा, कैसा होगा, आरसीटी होगा, क्योंकि इसमें दो ग्रुप्स का बेटा कंपैरिजन हुआ है, एक जिसको ट्रीटमेंट मिली है और एक जिसको नहीं मिली है, राइट। सो सिमिलरली देयर कैन बी अदर एग्जांपल। कैन वी गो बैक टू द स्लाइड प्लीज? All right. So once you have formulated the question which is in asking, you move on. Now the step 3 would be you want to provide the details. Details का मतलब है आप उसकी methodology देखें, settings देखें, inclusion और exclusion criteria देखें। और ये आप सबने रिसर्च लिखी होगी, आई सपोज अपनी डिसर्टेशन, तो उसमें आपने मेथडोलॉजी पे गौर किया होगा, सेटिंग पे किया होगा, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी पे किया होगा, एंड देन के आपने इसमें क्या स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है। तो स्टेप 4 वुड बी यू अप्रेस द स्टडी फॉर वैलिडिटी। नाउ ये लफ्ज जो है वैलिडिटी, ये अभी आगे चल के भी स्लाइड के पास स्लाइड्स में आएगा। सो वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? वैलिडिटी का लफ्जी मतलब होता है कि क्या रिजल्ट वही बता रहा है जो इसे बताना चाहिए है। हमने वो स्टडी को वैलिड करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो वही बता रही हैं जो उन्हें बताना चाहिए। सो वैलिडिटी टेल्स यू दैट how well the results are telling about the participants as they would tell about the those people who have not participated. So validity का मतलब है, is it testing what it is supposed to test? I repeat myself because the terminology may be a little new for you. That validity means, is it testing what it is supposed to test? यानी कि अगर आप CBC कर रहे हैं तो क्या हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अनीमिया, उसने ये यूज किया है, क्या पेरिफेरल ब्लड पिक्चर यूज की है। सो ये वैलिडिटी की बात हो गई है। एक और लफ्ज आएगा जो हम अभी यूज नहीं कर रहे लेकिन मे बी यू विल गो थ्रू इट, इट इज रिलायबिलिटी। नाउ रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि ये टेस्ट कंसिस्टेंट है, कि अगर हम इसे बार बार इस्तेमाल करें तो ये अंडर दो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एनवायरनमेंट यही वाला रिजल्ट देगा, तो वो उसकी रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी का मतलब है ऑन रेपिटेशन ऑफ द टेस्ट इट विल गिव द सेम रिजल्ट। इसका एग्जांपल हम ये करें, अगर आपकी वेइंग स्केल रोजाना आपको 5 पाउंड ज्यादा वजन बता रही है तो उसको रोज 5 पाउंड ज्यादा बताना चाहिए। सो फिर तो आपकी मशीन की रिलायबिलिटी ये होगी वॉट एवर। सो रिलायबिलिटी मीन्स द कंसिस्टेंसी ऑन रेपिटेशन। All right. Then you look at the article and see that इन्हीं ने सारे results दिए हुए हैं और results को आप गौर से पढ़ेंगे कि results में क्या शो किया हुआ है।
सो हम इनको डिटेल में अभी आगे जाके पढ़ेंगे. एंड देन यू सी दैट रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कशन में या कंपैरिजन में एग्जिस्टिंग एविडेंस को कितना यूजफुल है या कितने कंपेरेबल हैं. तो ये डिस्कशन का आ जाएगा पार्ट. आपने डिस्कशन में ये देखा. अब अगर आप एक आर्टिकल को क्विकली गो थ्रू भी करेंगे तो ये सारी चीजें आपके जहन में रहेंगी. इसके बाद लास्ट पार्ट किसी भी रिसर्च की क्रिटिक या अप्रेजल का ये होता है कि इज दिस पीस ऑफ रिसर्च एडिंग एनी वैल्यू कि जो आपको या सोसाइटी में जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट में कोई हेल्प करेगी. So you make a recommendation. Now we come to the point that appraisal or critique means that you have to add your judgment. आपकी जजमेंट पूछी है पूछने वाले ने कि आपके ख्याल में ये रिसर्च आर्टिकल कैसा है. So you would come up with that कि the article is useful because the recommendations are going to make an impact on the management, right? Okay, so we move on ताकि हम थोड़े से एग्जाम्पल्स कर सकें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ऑल राइट, तो हम अब कोशिश करते हैं कि हम एक RCT अगर आपको आता है रिसर्च पेपर, उसको आप कैसे अप्रेस करेंगे. एक चेकलिस्ट अपने जहन में याद रखिए. इस प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, आप इसको 2-3 दफा देखिएगा तो फिर आपको याद रहेगा. तो चेकलिस्ट में आप देखेंगे कि आर द रिजल्ट्स वैलिड. What are the results, which means that is there any importance of these results. For example, अगर result ये बता रहे हैं कि जो भी result है इसका impact होगा on the management, तो वो बहुत valid है, बहुत important results हैं. लेकिन अगर वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि statistical difference हमें 2 मिलीमीटर का blood pressure में मिला था, अगर हम ये दवाई यूज करें तो शायद clinically वो significant ना हो. तो प्लीज रिमेंबर कि स्टैटिस्टिकल डिफरेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए क्लिनिकल डिफरेंस की कोई इम्पोर्टेंस रखे. सो ये आपने एनालाइज करना है. एंड ऑब्वियसली यू कैन ओनली डू इट व्हेन यू विल डू इट एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स. थोड़ा सा आइडिया आपको तब होगा. एंड लास्ट ऑफ ऑल, you would see that are the results of this research study, they are making any usefulness to you or to other patients who would like to have this treatment or the diagnostic test, or you want to see the effect. तो ये 3 सवालात आप हम जो भी पेपर का अप्रेजल करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस आपने अपने माइंड में रखने. कैन वी मूव ऑन? All right, please remember this slide looks a little busy, but it is actually very easy. So don't get frightened on the length or the busyness of the slide. It's actually very simple, please. So जब हम हर पेपर के रिसर्च पेपर के बारे में ये वाला सवाल करेंगे कि are the results valid, लेकिन हर टाइप ऑफ द स्टडी में थोड़ी सी डिफरेंस होगी. लेट्स हैव अ लुक. सो अगर RCT है तो हमने जैसे पहले किया था कि क्या रेंडमाइज किया गया है रिस्पोंडेंट्स को. तो रैंडम आप रेंडमाइज कैसे करते हैं शायद आपको थोड़ा सा याद हो. या तो आप मरीजों को टेबल नंबर्स दे देते हैं, ऑड नंबर्स दे देंगे, इवन नंबर्स दे देंगे. ये आप हेल्प कंप्यूटर से ले सकते हैं. फिर रेंडमाइजेशन के बहुत से तरीके हैं. इफ यू वांट टू स्टडी देम, I will try to give you one other slide PowerPoint जो आप अपने फारिग वक्त में देखिएगा. उसमें ये सारी definitions हम आपसे share कर देंगे. So randomization can be simple, stratified, cluster, so on and so forth. इनमें थोड़े थोड़े से differences हैं, but basically you see if it is an RCT, were the respondents being randomized. फिर आप देखते हैं कि randomization में patient allocation concealed थी. इसका मतलब है कि were the people who were conducting the research, they were blinded to किसको ग्रुप A, B में allocate करना है, क्योंकि ये उनको पता नहीं होना चाहिए वरना इसमें बाइसेस आ जाते हैं. सो कोशिश ये होती है कि RCT में सब ब्लाइंड हो, बल्कि होना ही ऐसे चाहिए है. राइट. सो ये बहुत ज़रूरी है. देन वी सी दैट जो पेशेंट इसमें एंटर हुए थे ट्रायल में, उनको उनके क्या एट्रीब्यूट्स थे, वो कितने सिमिलर थे, कहाँ पे डिसिमिलर थे,
क्या फॉलो अप कंप्लीट हुआ? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इफ द रिस्पोंडेंट्स वर लॉस्ट टू फॉलो अप और वो बता रही है स्टडी, उनको यूजुअली आरसीटीज में हम डालते भी नहीं है। तो कंप्लीटनेस तब होती है किसी भी स्टडी के जब हम रिस्पोंडेंट्स को एंड तक फॉलो करें, right? And then we see that were they treated similarly except for the question which is a difference in their treatment. तो उनको ट्रीटमेंट सिमिलर का मतलब होता है कि सबको एडमिट किया था, ये तो नहीं किया था कि एक को एडमिट किया था, एक को ओपीडी बेसिस में दिया था, हमने मैनेज किया था। फिर ये तो नहीं कि किसी को बहुत जूनियर लोगों ने कोई मैनेजमेंट दी थी, किसी को बहुत सीनियर ने दी थी। सो यू लुक इनटू द सिमिलैरिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, यू हैव टू लुक इनटू दैट, and then you need to see a little bit about the statistics. आपने देखा होगा कि हर स्टडी में लिखा हुआ होता है कि the confidence interval will be kept at 95%. तो ये सारे statistical जो datas हैं कि आपने 5% error जो था वो permit किया है, confidence interval 95% रखता है. These are important things. I will again I will provide you with these simple statistical डेटा कि इनकी डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, आपको कितनी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा आती भी नहीं तो आप उस रिसर्च आर्टिकल में देखें कि रिजल्ट्स में ये दिया हुआ है कि 5% एरर वाज एक्सेप्टेबल एंड 95% उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा था। एंड लास्ट टू लास्ट क्या एथिकल कमेटी का अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, बिकॉज यू नो वी कैन नॉट मूव ऑन विदाउट द परमिशन ऑफ द एथिकल कमेटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके सो जब आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो ये फिर से थोड़े से स्टेटिस्टिकल वर्ड्स आते हैं, ऑड्स रेशियो, रिलेटिव रिस्क, एब्सोल्यूट रिस्क, नंबर नीडेड टू ट्रीट वगैरह। ये थोड़े से इनकी प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए, लेकिन ये आप अपने आर्टिकल में देखें ये यूजुअली दिया हुआ होता है। सो अगर ये दिए हुए हैं इट इज गुड, इट मीन्स द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हैज बीन कैरिड आउट। तो आप ये लिखेंगे कि द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैज बीन कैरिड आउट विद ऑल द ऑड्स रिस्क, और जो भी और आपको इसमें चीजें रिलेटिव रिस्क हैं दे आर प्रोवाइडेड इन द रिसर्च आर्टिकल। तो दैट एड्स वैल्यू ऑफ द रिसर्च वर्क। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन अगेन यू वुड एट द एंड, क्योंकि आपने वैल्यू ऐड करनी है, आपने जजमेंट बतानी है, तो आपने बताना है कि रिजल्ट्स कितने सिग्निफिकेंट हैं। अगर तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले हैं तो जाहिर बात है कि ये वो वाली रिसर्च पीस ऑफ वर्क है दैट विल हेल्प योर पेशेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल, राइट। और आप ये देखेंगे कि बेनिफिट्स ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कोई मरीजों को बहुत ही महंगी कोई दवाई दे के आपने छोटा सा बेनिफिट उस स्टडी में मिला है, या कोई बेनिफिट ऐसा है जिसमें हार्म होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो यू विल मेक अ कमेंट ऑन दैट। तो ये आपको यूजुअली रिजल्ट और कंक्लूजन और डिस्कशन को आप अगर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो आपको ये सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके सो अब हम कोशिश करते हैं कि हम एक आरसीटी को देखते हैं, और आई ट्राइड टू ब्रिंग अप वन व्हिच इज इन आवर डिसिप्लिन, और ये है कि मेटफॉर्मिन वर्सेस इंसुलिन ट्रीटमेंट इन जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इन अ डेवलपिंग कंट्री, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और इसका अगर आप एब्स्ट्रैक्ट देखें आपके स्क्रीन में है तो उन्हीं ने एक कंपैरिजन किया हुआ है और मेथड भी इन्हीं ने बताया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन एंड आस्किंग अगर आप पाइक आउट करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ विमेन जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज है, और उनकी हमने मैनेजमेंट के लिए कंपैरिजन करना है। सो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रीटमेंट्स जिनको हम इंसुलिन अलोन दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन अलोन दे रहे हैं, और मेटफॉर्मिन प्लस इंसुलिन दे रहे हैं। और मेथडोलॉजी आपने क्या यूज की है, उन्हीं ने यूज की है कि एक 150 पेशेंट्स लिए हैं जिनको उन्हीं ने रैंडमाइज किया है। सो अब अगर आप देखें जितनी भी डिस्कशन हमने की है, ये सारे रिजल्ट्स जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हमारा लेवल 2 जो है पाइकॉट स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इट इज एन आरसीटी कंपैरिजन है, रिस्क कौन से। सो यू सी यू आर नाउ इन अ पोजीशन टू मेक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। फिर इट इज सो सिंपल कि आप सारी मेथडोलॉजी पे बात कर लें, वो आपके सामने है
कि कैसे मेथड यूज किया, हमने अभी डिटेल में बात की, एंड देन यू लुक इनटू द रिजल्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्लाइड चेंज कर दें प्लीज, मेरे पास वो नहीं है. ऑल राइट, सो लुक एट द रिजल्ट. ये भी इन्हीं ने, अगर आप गौर करें तो इसमें पी वैल्यू भी ऐड की हुई है, विच मीन्स के इनका एनालिसिस जो है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, वो कंप्लीट है. तो रिजल्ट्स आर गुड इन अ गुड स्टेटिस्टिकल मैनर, कि उन्हीं ने सारे रिजल्ट्स बताए हैं कि किस ग्रुप में क्या हो रहा है. ठीक है. एंड देन उन्होंने एक कंक्लूजन आपको दी है, और कंक्लूजन क्या दी है इन द लाइट ऑफ द रिजल्ट्स, कि वो कहते हैं कि मेटफॉर्मिन इफेक्टिव है और चीप ट्रीटमेंट है. ठीक है जी. और क्वेश्चन एक किसी ने पूछा डॉक्टर सबा ने कि पी वैल्यू क्या है. तो बेटा ये सारे स्टैट्स के वैल्यूज हैं, ये आपको प्लीज आने चाहिए. आई विल गिव यू अ स्लाइड. सो पी वैल्यू का मतलब होता है व्हाट इज द स्टेटिस्टिकल डिफरेंस. क्या रिजल्ट्स आपके पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0.5 है तो वो सिग्निफिकेंट होती है. पी वैल्यू आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट की वैल्यू बताता है कि अगर आपका रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है तो उसकी पी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या मैं आपको डिटेल दे दूंगी. राइट. ऑल राइट, दो सवाल आए, आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर. पहला सवाल है कि जी पी वैल्यू नल हाइपोथेसिस को शो करती है. डोंट गो इनटू दिस. आपके लिए ये सवाल नहीं है कि पी वैल्यू जो है वो नल हाइपोथेसिस से आप क्यों लगा रहे हैं. हमने तो इस जो रिसर्च आर्टिकल है इसमें आप नल या ऑल्टरनेट तो हाइपोथेसिस ही नहीं है बेटा. इसमें तो उन्हीं ने सीधा कंपैरिजन आपको करके बताया कि क्या ट्रीटमेंट है कि नहीं. आप ये कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस और डोंट मिक्स अप थिंग्स प्लीज. ठीक है. सो प्लीज ये वाला जरा सवाल आप ना करें, या आज ना करें कि पी वैल्यू जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं. ठीक है. चलें जी, नेक्स्ट पे हम चलें. ऑल राइट, अब हम जा रहे हैं कि हाउ टू अप्रेज अ डायग्नोसिस आर्टिकल. राइट. सो इसमें भी वही 3 सवाल हैं. राइट. सो ये आप देखें, वही वाले 3 सवाल आपने याद रखने. आर द रिजल्ट्स वैलिड, व्हाट आर द रिजल्ट, विच मीन्स के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेटिस्टिकली ठीक है, और लास्ट ये कि क्या रिजल्ट्स जो हैं विल दे हेल्प मी इन टेकिंग केयर ऑफ माय पेशेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अगर आपकी डायग्नोस्टिक है स्टडी तो उसमें देखें कौन से सवाल हैं आपने देखना है. दोबारा, व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ द पेशेंट. सिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा सैंपल साइज तो नहीं है. कौन से टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, कंपैरिजन गोल्ड स्टैंडर्ड का किया गया है. जैसे आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल अगर आपने इनफर्टिलिटी में देखना है, इंट्रापेरिटोनियल या एंडोमेट्रियोसिस देखना है, तो दैट इज डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी. उसका कंपैरिजन किससे किया हुआ है. एंड देन यू हैव टू सी कि टेस्ट जो भी इन आस्किंग है वो पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कहाँ से मरीजों को आपने कलेक्ट करना है, हाउ दे विल बी टेकन इनटू द टेस्ट एंड हाउ दे विल बी फुली मैनेज्ड आफ्टर द टेस्ट. राइट. तो ये आपने उसमें डिटेल देखनी है. तो मेथडोलॉजी में आपने देखना है हाउ द रिस्पोंडेंट्स वर एडेड इनटू द स्टडी, हाउ द टेस्ट वाज इंडक्टेड, एंड व्हाट वर द आउटकम्स. नेक्स्ट प्लीज. ओके, जहाँ पे डायग्नोसिस आपने कोई भी स्टडी का या टेस्ट का दिया हुआ है वहाँ पे देखें देयर आर मोर वर्ड्स which the research article will address, that is the sensitivity, specificity, predictive values, and again the ratios. अब ये वो सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आज की सिटिंग में तो नहीं कर सकते, लेकिन अगेन मैं आपको ये सारी एक स्लाइड पे सिंपल स्टेटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो मैं आपको भेजूंगी. राइट. लेकिन फॉर द अप्रेजल और द क्रिटिक ऑफ एन आर्टिकल, अगेन प्लीज रिमेंबर, अगर आपको बहुत स्टैट्स नहीं भी आती, जस्ट हैव अ लुक दैट इफ इट इज अ डायग्नोस्टिक स्टडी जिसमें हमने टेस्ट की बात की है, तो आर दे टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और द प्रेडिक्टिव वैल्यू.
राइट। एंड देन जैसे हमने बात की थी कि प्रिसिजन आपको बताएगी कि क्या इन्हीं ने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा या नहीं रखा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, दिस विल रिमेन द सेम। कैन वी मूव ऑन, सो वी कैन डू एन एग्जांपल। ऑल राइट, सो अब ये वाली स्टडी मैंने आपको एक दिखाई है कि द ओवेरियन कैंसर की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी एंड ट्यूमर टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ईस्ट अफ्रीका कंपेयर टू नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो कंपैरिजन किन चीजों में किया गया हुआ है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी और ट्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स में उन्हीं ने थोड़े पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में किया हुआ, ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। सो विच मीन्स दैट ये बहुत ही बिग स्टडी होगी जिसमें जबरदस्त किस्म की दो चीजों को एड्रेस किया गया। तो अगर आप सारा जार्गन जो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी वो देखेंगे तो आई थिंक नाउ यू विल बी इन अ पोजीशन टू मेक आउट कि ये कहाँ पब्लिश हुआ, इसका टाइटल क्या था, राइट, एंड इसमें कौन लोग इंक्लूडेड थे और व्हाट वर द टेस्ट कैरिड आउट। तो यू कैन मेक योर आरसीटी। आई वुड रादर रिकमेंड टू यू कि ये जितनी भी किए हैं हमने एग्जाम्पल हमने आपको आज प्रेजेंट किए हैं, आप इनका पाइकॉट स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि नाउ यू हैव द स्लाइड, यू नो कि कैसे उन्हें फ्रेज करने, उनको प्लीज फ्रेज कीजिए। एंड जो हमने नंबर 2 पे आपको दिया था एक स्टेप्स ऑफ द अप्रेजल, वो इसमें करके देखें। इन 3 एग्जाम्पल्स को आज आप कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि डिटेल्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सो आपने देखे कि इसमें उन्होंने रिकॉर्ड्स देखे मरीजों के इन अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स के उनके कैसे उन्होंने डायग्नोसिस बनाए। तो यू कैन read the details of this articles and you can give in the details कि what happened. Next slide please. और ये सारे उसके रिजल्ट्स हैं। आगे चलें जी। और ये उन्होंने कंक्लूजन दी है, ये हम जरूर पढ़ेंगे। और कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि इन अ रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग वेयर immunohistochemistry histochemistry is not routinely carried out, diagnostic accuracy for the main categories of ovarian carcinoma is substantial and could be further improved by standardization of the basic hematoxylin and eosin stain. Next slide please. Okay, now we move on to the last part जिसमें हम एक systematic review या meta analysis को appraise करने की कोशिश करते हैं। तो checklist की आपके वही 3 points हैं। By now I am sure you must have memorized that ये 3 चीजें checklist में आपने देखनी है। Are the results valid? Are the results important? And will the results help in taking care of my patients or the patients in general? Can we move on? Next, please. So जब हम एक RCT को करते हैं, सॉरी सिस्टमैटिक रिव्यू को करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक टीम होती है रिसर्चर की जो पहले से ही डिसाइड करती है कि हमने कैसे सिस्टमैटिक रिव्यू करना है या मेटा एनालिसिस कैसे करना है, एंड दे प्री डिसाइड सम क्वेश्चंस एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूली कि हमने क्या लगाना है, वो हम पहले डिसाइड करती है ये टीम। आप उसको दरमियान में नहीं डिसाइड कर सकते, राइट लेकिन आप अपना रिसर्च क्वेश्चन बिल्कुल पाइकॉट एलिमेंट से ही बना सकते हैं, राइट। एंड देन यू सेलेक्ट द आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स को लिटरेचर सर्च कहते हैं कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम या आर्टिकल्स को गूगल पे डालें, या यहाँ पर अगर आप देखें गूगल को सर्च फॉर रिसर्च पर्पस इज नॉट अ गुड आइडिया। फॉर रिसर्च और सिस्टमैटिक रिव्यूज वी यूज मेडलाइन, एम्बेस और कॉकरेन लाइब्रेरी, और इसी तरह से और ऑथेंटिक थोड़े से हमारे डेटाबेस हैं उनको हम ऑथेंटिक मानते हैं, गूगल पे सर्च नहीं करते। तो फॉर रिमेंबर RCTs रिव्यूज इन सब के लिए आपने मेडलाइन, कॉकरेन या एम्बेस
इनको सर्च करना है। तो लिटरेचर में ये सारी स्टडीज आप ढूंढ लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या ये स्टडीज जो हैं वो क्वेश्चन एंड आस्किंग को फुलफिल कर रही हैं, क्योंकि इन सबको आरसीटी होना चाहिए है। डेटा जो है वो आपने एनालाइज करना है कि वो फिट इन हो रहा है कि नहीं है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और पब्लिकेशन जहाँ पर हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो मेटा एनालिसिस में या रिव्यू में नहीं डाली जाती। So the selection criteria is very strict. They have to be retrieved from a very appropriate baseline जहाँ से आपने सर्च की है, और उसके प्री डिटर्मिन्ड सारे क्राइटेरिया होने चाहिए, और रिजल्ट्स बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो अगेन जो रिव्यूअर होता है वो सारी स्टडीज के सारे रिजल्ट्स को देखता है, अगर उसको वो रिजल्ट्स स्टेटिस्टिकली ठीक लगते हैं तो फिर वो उसको रिव्यू में एंटर करता है। अगर रिव्यू उसको लगता है कि ये स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स ठीक नहीं है, दीज स्टडीज आर ओमिटेड, इनको नहीं डालते। अगर इन स्टडीज का एथिकल अप्रूवल नहीं हुआ हुआ तो फिर भी इन स्टडीज को रिव्यू में नहीं डाला जाता, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन अगेन जो आरसीटी है, सॉरी, जो सिस्टमैटिक रिव्यू है वो इन द एंड आपको ये बताएगा, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सिस्टमैटिक रिव्यू जो है वो समराइज करेगा इस सारे एविडेंस को, जितनी भी स्टडीज उसने देखी हैं वो उनको समराइज कर देगा, एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइंटिफिक एविडेंस और क्राइटेरिया। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये एक हमने मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू है। तो मेटा एनालिसिस जो है इसमें हमने बात की थी कि मेटा एनालिसिस में वन स्टेप और भी आगे, इसमें जो रिजल्ट्स हैं उनका भी कंपैरिजन है, और रिजल्ट्स जो हैं उसको इस पॉइंट से एनालाइज किया जाता है कि एज का फॉर एग्जांपल क्या इफेक्ट होना था दो फैक्टर्स में। कौन से दो फैक्टर? कि जो हमने ट्रीटमेंट दी थी और रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो कि हम अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में लिखते हैं पेशेंट्स फ्रॉम एज 18 to 40 विल बी एडेड। नाउ अब अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो 18 इयर्स पे और 40 इयर्स पे कुछ तो डिफरेंस होगा ट्रीटमेंट का और इंटरवेंशन और इन दोनों की एनालिसिस का। तो मेटा एनालिसिस जो है वो रिजल्ट्स की मजीद बारीक बीनी या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है। एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि एज का क्या इफेक्ट हो सकता है ट्रीटमेंट में और आउटकम में। तो इसको भी मेटा एनालिसिस को भी करने के बहुत सारे पेटेंट एंड प्री डिटर्मिन्ड तरीके अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम मैं आपसे ले रही हूँ, फॉरेस्ट प्लॉटिंग। तो फॉरेस्ट प्लॉट एक कॉमन है, इसी तरह से बहुत सारे हैं। ये भी आई विल ट्राई कि जब मैं आपको दूसरी स्लाइड दूंगी फॉर यूजिंग द स्टेटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज, तो ये आपको 5-6 नाम मैं प्रोवाइड करूंगी विद देयर डेफिनेशन। बट फॉर नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट फॉर एनी सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ये यही चीजें आपने कैसे देखनी है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। सो हैव अ लुक ओवर हियर that this is a systemic review and a meta-analysis which has been published in the British Medical Journal, और उसकी डेट दी हुई है और किसके बारे में बताया हुआ है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस एंड एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम। सो इसमें ऑथर्स के नाम भी दिए हुए हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, एंड देन योर पाई चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन क्या है। इट इज अ कंपैरिजन, पॉपुलेशन कौन सी ली हुई है, इन जेस्टेशनल डायबिटिक्स ली हुई है, एंड इट इज अ एनालिसिस कि किन में एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम हुए हैं, उनको हमने स्टडी किया हुआ है, राइट। सो नाउ वी गो इनटू द डिटेल्स के क्या हैं इसमें। सो कैन वी गो बैक जस्ट फॉर अ मिनट। अगर आप देखें तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो था इस सारे सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस का क्या है कि वो ये देखना चाह रहे हैं
to investigate the association between gestational diabetes and adverse pregnancy outcome after adjusting at least minimal confounding factors, right? So वो confounding factor आपको ढूंढने पड़ेंगे कि इन्हीं ने कौन से दिए हैं. क्या वो कोई डाइट है, कोई उनका वजन है, उसके उनको वो थोड़ा सा मिनिमाइज करके बताएंगे. सो ये हमारा एक एनालिसिस है. सो ये इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम जाते हैं कि और डिटेल्स क्या दिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अगर आप इसको देखेंगे, क्विकली रिव्यू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हीं ने क्या की. कोहोर्ट स्टडीज की और कंट्रोल आर्म्स की. अब कोहोर्ट स्टडीज मैंने आपको क्या बताया था कि कोहोर्ट स्टडीज आर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, विच मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप फॉलो करेंगे जिनमें वो रिस्क फैक्टर है. यहाँ पर वो क्या होंगे, यहाँ पर ये होंगे कि जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज थी उन्हें उन्हीं ने फॉलो किया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब ये टाइम फ्रेम क्या है, ये प्री डिसाइड करते हैं जो रिव्यूअर्स हैं या जो टीम है, वो कितने टाइम पीरियड को इम्पोर्टेंट अपने रिसर्च क्वेश्चन के लिए समझते हैं, उतने पीरियड के लिए वो उस ग्रुप को या कोहोर्ट ऑफ पीपल को फॉलो करेंगे, राइट. एंड देन दे विल सी के आउटकम्स क्या बन जाते हैं. एंड ऑब्वियसली इन सारे मरीजों को वो प्रेगनेंसी में तो फॉलो ही कर रहे हैं. एंड देन दे विल प्रोवाइड मेटा एनालिसिस. अब मेटा एनालिसिस में जैसे मैंने आपको कहा कि देयर आर मोर स्टेटिस्टिकल वर्ड्स इन इट, जो हम आपको थोड़े से दूसरी एक प्रेजेंटेशन में आई विल बी सेंडिंग यू दोस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So results, if you see that they have given you the results that what happened to these women, उनका आउटकम कैसा रहा और उनके बेबीज का आउटकम कैसा रहा. कितने मरीजों को कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई, शोल्डर डिस्टोशिया हुआ, बेबीज का क्या आउटकम हुआ. तो अब देखिए इन्हीं ने रिव्यू जितने भी ये स्टडीज की और मेटा एनालिसिस किया, उन सब के रिजल्ट्स को बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, राइट. सो यू हैव टू लुक इनटू देम. द रिजल्ट्स अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको बहुत स्टैट्स ना भी आए तो रिजल्ट्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें कि इन्हीं ने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दिया हुआ है, ऑड्स रेशियो भी दिए हुए हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे से बताइए हैं. तो दैट इज व्हाई एनालिसिस जो है वो बहुत कंप्लीट है. सो इट इज अ गुड रिजल्ट जो वो हमें बता रहे हैं. आगे चलें. ऑलराइट. सो ये वो आपको एक एनालिसिस दे देते हैं, ठीक है जी. और वो कहते हैं कि फाइंडिंग्स कंट्रीब्यूट टू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडवर्स आउटकम्स ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड टू जेस्टेशनल डायबिटीज. फ्यूचर प्राइमरी स्टडीज शुड रूटीनली कंसिडर एडजस्टिंग फॉर अ मोर कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वगैरह वगैरह. एंड देन द रिव्यू is registered. All the systematic reviews and the meta-analysis for that particular subject, they are finally registered. क्योंकि अब इसके बाद कोई और जो RCT करेगा, they will make use of this systematic review. तो ये सारी चीजें जब रजिस्टर हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो इनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं. So with that, we come to the conclusion of today's presentation. I know this is a difficult topic, but just to summarize, I will give you a few points and then I may take some questions. So number one, please remember that critique or appraisal means that you need to look into the article in a little detail, give the strengths and give the limitations of the study. नंबर 2, आर्टिकल की हमने एनाटॉमी देखी कि इसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेथडोलॉजी होनी चाहिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए, और फिर इसके बाद आपने बताना है कि कंक्लूजन क्या दी है. नंबर 3, आपने जब भी अप्रेजल या क्रिटिक करनी है तो आपने एक स्टेप्स को फॉलो करना है. ये स्टेप्स हमने आज डिटेल में देखे. पहला स्टेप था कि आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, वो कहाँ प्रिंट हुई है, कौन सा ऑथर है, सॉरी कहाँ पब्लिश हुई है, राइट.
कौन सा ऑथर है, कौन सा ईयर है। नंबर 2 आपने पिक आउट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन आपने किया, आपने वो उस पर अप्लाई करना है। नंबर 3 आपने डिटेल्स बतानी है, मेथडोलॉजी देखनी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देखना है। नंबर 4 आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं, आपने देखना है कि रिजल्ट्स में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कैसे हैं, उसमें उन्हीं ने कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, ऑड्स रेशियो है, कोई और जो है उनको किस तरह से अप्लाई किया हुआ, हैव अ लुक एट दैट। एंड देन यू लुक एट द कंक्लूजन, कि कंक्लूजन में जो रिजल्ट्स थे आप बताएंगे वो यूजफुल हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, आर दे एडिंग एनी वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग रिसर्च और नॉलेज। सो टू एंड यू नीड टू गिव your appraisal कि this is a good article which has added some value into research. Now thank you very much. If you have any questions, let us see that. थैंक यू मैम। एक दफा स्लाइड्स बस चला दें, सिर्फ स्लाइड्स। स्लाइड्स आपको पूरी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आई विल सेंड इट टू मिस्टर इमरान एंड इट इज फॉर यू, यू कैन कीप द प्रेजेंटेशन। Madam, just want to summarize your very good presentation. Ma'am, basically in the critical appraisal in exam, first of all, we will be given a study which can be a descriptive or meta-analysis on an ma'am, after that we will see the introduction, then we apply the PCOD model. After that we will look for the details, whether it's conclusive and inclusion criteria. After that we will go for the result and conclusion. And ma'am, that after that at the end of the our talks station, मतलब मैम हम यही बताएंगे कि we want to add this study in our further research. यहाँ पर एंड करना है हमने। आपने एंड करना है अपनी जजमेंट देने के। जजमेंट ये होती है कि नंबर 1, is it useful, did you find the study useful, and most of the time the research work is useful. Is the research leading to some other research question, which usually is the case. One question gives one solution but another solution gives you another question, so it never ends. ये नहीं होता कि हम राइट, सो यू गिव वैल्यू कि दिस इज अ यूजफुल रिसर्च, इट व्हाट वैल्यू इट हैज एडेड। जो भी आपकी स्टडी की कंक्लूजन थी वो ये बता रही है कि अगर हमने आरसीटी ली थी या कोई सिस्टमैटिक रिव्यू था, तो उन्हीं ने बताया कि एंड कंक्लूजन क्या थी, वो कंक्लूजन आपकी वैल्यू आपने बताने ये यूजफुल है या नहीं है, तो वो कंक्लूजन में लिखा हुआ है। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे भी क्वेश्चन पूछना है। मैम अभी आपने बताया मैम, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये स्टडी है जिसके ऊपर आपने स्टडी करनी है या फिर इसको क्रिटिक्स है या अप्रेजल है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी कैंडिडेट ने आपको बताया कि जो स्टडी कंडक्ट करनी है, आपने पहले बताया कि उसको एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, रिजल्ट्स और कंक्लूजन, हमने उन सारी वो स्टेप्स को फॉलो करके बताना है। मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंक्लूसिव है या नहीं? हम किस चीज से रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे? क्योंकि हमें वो देंगे तो वो स्टडी हमें पढ़ के बताना होगा या फिर हम कहेंगे कि ये स्टडी हम करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा इस चीज का? ओके, मुझे आपका जो क्वेश्चन जितना समझ आया है बेटा, वो ये समझ आया है कि जो रिजल्ट्स हैं आपको कैसे पता चलेगा कि वो यूजफुल है, यही सवाल है आपका? जी मैम, अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने हमें स्टडी दी होगी तो ये तो क्रिटिक्स में आ जाएगा ना कि आप इसको क्रिटिकल एनालिसिस करें इसका, तो उसमें हम लोग बताएंगे ना कि क्या कैसे ये यूजफुल है, ऐसी होगा ना? देखें बेटा, आपको अगर तो स्टडी ऐसी है जिसमें जो रिजल्ट्स हैं सारे, मैंने आपको जैसे बताया कि रिजल्ट्स की 3 चीजें हम देखते हैं। वैलिडिटी का मतलब पहले हमने जैसे बताया था कि क्या जो चीज को टेस्ट किया जा रहा है रिजल्ट्स वही बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि कितने जेस्टेशनल डायबिटिक्स जो थे उनको शोल्डर डिस्टोशिया हुआ एट द टाइम ऑफ लेबर, ठीक है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन हुई, अगर तो इन कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र था और रिजल्ट्स इनको एड्रेस कर रहे हैं तो रिजल्ट्स वैलिड हुए ना। अगर आपने ये बताया ही नहीं रिजल्ट्स में कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई जबकि हमारा
टाइटल ये था कि हम उन कॉम्प्लिकेशंस को देखें, तो सबसे पहली चीज तो होगी कि रिजल्ट्स वैलिड ही नहीं थे, हम तो कोई और बात कर रहे हैं, राइट? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो क्राइटेरिया आपने रखा था जेस्टेशनल डायबिटीज का या डायबिटीज का, क्या वो फुलफिल हुआ है? तो वैलिडिटी का मतलब ये है कि आर द रिजल्ट्स टेलिंग व्हाट दे वर सपोज्ड टू टेल, राइट? तो पहली चीज ये है। दूसरी आपकी है कि क्या वो इम्पोर्टेंट है रिजल्ट्स। इसमें मैंने आपको दो बातें बताई, एक होती है स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंस, एक होती है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंस में क्योंकि नंबर्स आए हुए हैं, हो सकता है नंबर आपको 2 मिलीमीटर चेंज इन ब्लड प्रेशर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लग रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली या क्लिनिकली 2 मिलीमीटर a change in the blood pressure may not be clinically significant, right? So मैं आपको दोबारा एक बात कहना चाहूंगी कि रिजल्ट्स को आप उस नजर से देखें कि जो क्वेश्चन इन आस्किंग था वो पूरा हुआ, वो रिजल्ट्स बता रहे हैं। एंड नंबर 2 पे आप ये देखें कि रिजल्ट्स कितनी डिटेल में है, जो चीजें पूछनी थी हमने फैक्टर्स देखने तो उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। और नंबर 3 पे देखें कि उसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, हैव दे गिवन द स्टेटिस्टिकल, जैसे मीन होता है, एवरेज होता है, कोई परसेंटेज है, किसमें बताई हुई है। नाउ वी नो कि अगर रिजल्ट्स में सिर्फ परसेंटेज बताई हुई है तो शायद वो इतना स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया हुआ है, पी वैल्यू बताई है, ऑड्स रेशियोज आपको नजर आ रहे हैं, इट मींस दे आर स्टेटिस्टिकली वेरी सिग्निफिकेंट, गुड रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा समझ आ गया, थैंक यू। और मैम अगर वो कहेंगे कि हमें फॉर एग्जांपल ये तो अप्रेजल या क्रिटिक्स में आ गया, और अगर हमें स्टडी कंडक्ट करने के लिए कहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी बताया कि कंपैरिजन बिटवीन मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन यूजेज, इसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव कोई भी ट्रीटमेंट यूजेज की कंपैरिजन आ जाएगा, तो फिर हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम स्टडी करते हुए करते हैं? कि बिल्कुल आप जैसे आपने अभी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो देखेंगे, और आप अपना रिसर्च क्वेश्चन जो है, जैसे हमने पाइकॉर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, वो फॉलो करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिंपल फॉर्मूला। ये आप याद करें, इसीलिए ये मैंने आपके लिए बना के इसमें भेजा है, ये आप प्रेजेंटेशन 1-2 दफा पढ़ लीजिएगा। Thank you, Nusrat. Thank you very much. मैम हम कोई भी स्टडी देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, तो उसमें हमें कि जैसे काफी चीजें नहीं मिलती, जैसे हमने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट उठाया उसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है इक्वली डिवाइड नहीं है, या जो हमने पीकोड का फार्मूला इस्तेमाल किया उसमें जैसे कुछ ऑथर का नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब हमें उसकी तारीफ करनी है, उसकी मतलब क्या बताने की, जैसे हमें मिसिंग पॉइंट्स अगर मिले। बहुत अच्छा सवाल किया है डॉक्टर सुनीता। देखिए, जब हम आपको कहते हैं ना कि आपने अप्रेजल करना है, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस बतानी है, वीकनेस का वर्ड मैंने नहीं इस्तेमाल किया, अगर आपने गौर किया हो, तो स्ट्रेंथ का जो ऑल्टरनेटिव है वो वीकनेस होता है। स्टडी में हम लिमिटेशन की बात करते हैं। अगर कोई ऐसी स्टडी है जिसमें ये ऑथर के नाम ही नहीं दिए हुए और आपसे अप्रेजल मांगे है, तो आप यही लिखेंगे कि द स्टडी, द पेपर इज नॉट शोन वेयर इट इज पब्लिश्ड, या विच ईयर, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, इसके कौन से ऑथर हैं। तो ये तो फिर जैसे लीवलेट होता है ना, लीवलेट की अप्रेजल, जो चीजें मिसिंग हैं ये तो आप वो बताएंगे। लेकिन अगर उन्होंने स्टडी का अप्रेजल पूछे, यू कैन राइट कि इसके ऑथर्स का नहीं बताया हुआ, इसका किस जर्नल में पब्लिश हुआ है ये नहीं बताया, but you would rather be talking about the study itself. You can write this point in the introduction, तो हम अपना कोई point नहीं छोड़ेंगे। It is not given where the study has been published. मतलब दोनों चीजें हमें आखिर में बतानी होगी कि जो इसके वीक पॉइंट हैं और जो इसमें स्ट्रेंथ है, दोनों चीजें बतानी है। आपको स्टेप्स बताए हैं ना, आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल इंशाल्लाह ताला पास। ठीक है, आपको स्टेप्स में कोई चीज मिस आउट नहीं होती, दैट इज व्हाई उनको स्टेप्स को नंबर कर दिया। ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you, Nusrat. Thank you. Thank you very much. ये दो टॉपिक्स ऑडिट और रिसर्च मुझे नहीं आते थे, आपने दोनों इतनी अच्छी तरह कवर कर दिए। हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन डिस्कस्ड, एंड अब इनका 2-3 दिन में इम्तिहान शुरू होने वाला है, तो वी विश देम ऑल गुड लक, और अल्लाह करे आप सब पास हो जाएं और
You come away happy. अब ये 2-3 दिन में इम्तिहान शुरू होने वाला है, फिर कोई 5-6 दिन इम्तिहान चलेगा, फिर ईद आ जाएगी, तो जुलाई के 3 हफ्ते में लाहौर में हूँ भी नहीं, तो इसलिए अगली क्लास जो है अगस्त में होगी। I hope none of you will come back to the class, क्योंकि आप सब पास हो जाएंगे। लेकिन जो इंशाल्लाह। Thank you so much. Inshallah. Thank you, sir. Thank you so much, sir. मैं Thank you फिर so कहता much. हूँ कि जो पास हो जाए वो इमरान को इतला जरूर कर दे। आप में Yes, से sir. कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी किताब देख ली है ऑलरेडी? यस सर, मैंने आपकी किताब देखी सर कैसी लगी आप? सर। बहुत अच्छी है, बहुत छोटी सी एक बुकलेट है, लेकिन काश आप और पहले जल्दी हमें भिजवा देते। ये पैरामाउंट वालों ने काफी लेट कर दिया, हाँ लेट कर दे, चलो कोई बात लेकिन नहीं। है अच्छी बुकलेट है, इजी बिल्कुल। लेकिन वही होता है जिसने पहले से जहाँ से पढ़ा होता है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो बस एक क्विक रिव्यू के लिए है, बट आपने बहुत Very- अच्छी बनाई है। चलो गुड, थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू ऑल, Thank you so much. विश यू बेस्ट ऑफ लक और खुदा थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you.